मित्रों, आज डीएनए में अपने पहले विश्लेषण की शुरुआत हम हिंदी के एक प्रसिद्ध कहावत से करेंगे। आपने ये कहावत कई बार सुनी होगी। चौबे जी चले थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। मित्रों, इस कहावत का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब कोई व्यक्ति ज्यादा पाने या बड़ा बनने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा अपना नुकसान करवा लेता है। आज ये कहावत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। मित्रों, मिडिल ईस्ट के महायुद्ध का आज 13वां दिन है और इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के सामने कई मोर्चों पर 21 दिखाई दे रहा है। मित्रों, आज मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका पर तेल युद्ध में 21 पड़ रहा है। आज सुपर पावर और हथियारों की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहे जाने वाले अमेरिका पर हथियारों के मामले में भी ईरान 21 दिख रहा है। आज साइबर वॉरफेयर में भी ईरान, अमेरिका और इजराइल को मात देकर दुनिया को चौंका रहा है। समंदर की लड़ाई में भी ईरान ने कैसे बाजी पलट दी है, यह भी आज हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। इसके अलावा माइंड गेम में भी अब डर ईरान को नहीं है, बल्कि अमेरिका को लग रहा है। यानी जिस खेल में अमेरिका का दबदबा माना जाता था, वहां भी मुस्तफा खामनेई ट्रंप पर 21 साबित हो रहे हैं। मित्रों, ट्रंप ने ईरान को चारों तरफ विनाशकारी हथियारों से घेरने की योजना बनाई थी। ट्रंप को लगा था अली खामनेई की मौत के बाद वो बहुत आसानी से ईरान को झुका देंगे, लेकिन 13 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आज आपको जानना चाहिए महायुद्ध में ऐसा क्या क्या हो रहा है जिससे ईरान मजबूत और अमेरिका सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, अब ट्रंप की तरफ से युद्ध खत्म होने की बात की जाने लगी है, जबकि ईरान युद्ध खत्म करने को तैयार नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति अब युद्ध खत्म करने के लिए शर्तें गिना रहे हैं। मतलब ईरान की शर्तें मानी जाएंगी तब युद्ध खत्म होगा। युद्ध के शुरुआती 6 दिनों में 11 अरब डॉलर खर्च करने वाले अमेरिका ने अब सस्ते बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया ताकि डॉलर्स कम खर्च हों, जबकि ईरान ने अपनी मिसाइलों के वॉरहेड और भारी कर दिए। अब ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल्स और 2000 किलो के वॉरहेड से बड़े हमले कर रहा है। मित्रों, इस युद्ध में अमेरिका की कंफ्यूजन भी दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं दुनिया हॉर्मुज का इस्तेमाल करे क्योंकि अमेरिका ने उसको सुरक्षित कर दिया है, लेकिन इस बयान के बाद अमेरिका के तेल टैंकर पर खुद धमाका हो जाता है और अमेरिकी जनरल कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित नहीं है। एक तरफ दुनिया भर में बढ़ रहा तेल संकट अमेरिका और सहयोगी देशों पर भारी पड़ रहा है। आपूर्ति बरकरार रखने के लिए अमेरिका को रूस से प्रतिबंध हटाने पड़े हैं, जबकि ईरान ने आज ओमान, बहरीन और इराक में तेल स्टोरेज और डिपो पर हमला करके साबित किया कि अब मिडिल ईस्ट के तेल का कंट्रोल भी खलीफा के पास है। मित्रों, आज ट्रंप के उस दावे की सच्चाई भी सामने आ गई जिसमें वो अमेरिकी रक्षा कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कह रहे थे, लेकिन सच्चाई यह है कि जिन मिसाइल से ईरान में धमाका हुआ उनको फिर से तैयार करने के लिए अमेरिका के पास रेयर अर्थ मेटल मौजूद ही नहीं है, जबकि ईरानी मिसाइलें कम नहीं पड़ रही। हालात इतने खराब हो गए हैं कि ईरान साइबर सिक्योरिटी के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले अमेरिका और इजराइल पर सबसे बड़े सफल साइबर अटैक कर रहा है। ईरान ने अमेरिकी कंपनी स्ट्राइकर कॉरपोरेशन पर साइबर हमला करके 50 टेराबाइट डेटा चोरी कर लिया, जिसके बाद अमेरिकी एजेंसियों ने ऊर्जा, बैंकिंग, हेल्थ केयर और रक्षा क्षेत्रों पर साइबर हमलों की चेतावनी जारी कर दी है। इसके अलावा अपने घर में ट्रंप के ईरान से जीत के दावों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि ईरान के नेता अपनी जनता के बीच युद्ध के परिणामों के बाद लोकप्रिय और मजबूत हो रहे हैं। मित्रों, युद्ध के 13 दिन बाद कई दशकों में पहली बार अमेरिका को डर लग रहा है कहीं उसके घर में हमले न शुरू हो जाए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने चेतावनी दी है ईरान कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों में ड्रोन हमले कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान के अधिकारी अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं, हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत भेजने के चैलेंज दे रहे हैं। मित्रों, यह स्थिति बताती है मिडिल ईस्ट में ट्रंप से बहुत गलत आकलन हो गया और ईरान की लंबे युद्ध की रणनीति अमेरिका और इजराइल से बेहतर साबित हो रही है। अब आपको विस्तार से समझना चाहिए किस तरह ईरान इस युद्ध में खुद को हर मोर्चे पर इजराइल और अमेरिका से 21 साबित कर रहा है। डीएनए मित्रों, युद्ध के 13वें दिन पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर पैनिक फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ईरान तेल की सप्लाई ठप करने के मिशन में जोर शोर से लगा है। ईरान का प्लान सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना नहीं है, बल्कि वो अमेरिका के सहयोगी देशों में ऑयल रिफाइनरी और ऑयल स्टोरेज सेंटर, इन सबको चुन चुनकर तबाह कर रहा है।
डीएनए मित्रों, ईरान ने एक ही दिन में तेल का उत्पादन करने वाले खाड़ी के 3 देशों पर हमले किए। बहरीन में ईरान ने तेल को निशाना बनाकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमला किया। ओमान में एक बड़े बंदरगाह पर तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। ईरान के हमलों से प्रभावित तीसरा देश इराक है, जहां 2 विदेशी तेल टैंकर्स को टारगेट किया गया, जिसके बाद तेल का निर्यात बंद करना पड़ा। मित्रों, जो ओमान युद्ध शुरू होने से पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा था, उसे भी ईरान ने नहीं छोड़ा। ओमान के सल्लाह पोर्ट के ऑयल स्टोरेज टैंक्स पर ड्रोन अटैक किया गया। ओमान के एयर डिफेंस ने कई ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन्स फ्यूल टैंक पर गिर गए। इसके बाद इन टैंक में भीषण आग लग गई। यहां लाखों लीटर कच्चा तेल जल रहा है। इससे निकलने वाले धुएं ने पूरा आसमान काला कर दिया है। हमले के बाद सलालाह पोर्ट को खाली कराना पड़ा और पोर्ट का कामकाज बंद करना पड़ा। सलालाह दुनिया के प्रमुख कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब में से एक है, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच शिपिंग को हैंडल करता है। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। इसके इसी महत्व को देखते हुए ईरान ने निशाना बनाया ताकि तेल सप्लाई का एक और रूट बंद हो जाए। डीएनए मित्रों, ओमान में ईरान पर हमला पोर्ट पर हुआ तो बहरीन में एयरपोर्ट के नजदीक ड्रोन अटैक किया गया। बहरीन के मुहर्रक में फ्यूल डिपो को निशाना बनाया गया। ईरान के ड्रोन हमले में फ्यूल डिपो तबाह हो गया। वहां की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। जिस फ्यूल डिपो पर हमला हुआ वो बहरीन में घरेलू और एविएशन फ्यूल की सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लोबल सप्लाई पर भले ही इससे ज्यादा असर नहीं पड़े, लेकिन बहरीन की घरेलू सप्लाई पर इसका असर पड़ेगा। डीएनए मित्रों, दुनिया को तेल की सप्लाई पर असर डालने के हिसाब से सबसे बड़ा हमला इराक में हुआ। ईरान ने इराक के समुद्र में 2 तेल टैंकर्स को निशाना बनाया। बसरा के पास ईरान के हमले के बाद दोनों टैंकर्स में भीषण आग लग गई। अमेरिकी कंपनी के सेफ सी विष्णु टैंकर पर हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई। इस हमले के बाद इराक ने सभी तेल टर्मिनल बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से इराक का तेल निर्यात पूरी तरह ठप हो गया है। इराक तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। वहां से निर्यात बंद होने से सप्लाई पर काफी असर पड़ेगा। ईरान ने सऊदी अरब के शायबाह ऑयल फील्ड पर भी ड्रोन हमला किया, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया। शायबाह सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको का प्रमुख ऑयल फील्ड है। ये हमले तब हो रहे हैं जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन अपने पड़ोसी देशों से माफी मांग चुके हैं। वो भरोसा दे चुके हैं कि अब और हमले नहीं होंगे, लेकिन इस भरोसे का कोई असर नहीं हुआ। IRGC के हमले हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। डीएनए मित्रों, ईरान अपने पड़ोसी देशों के तेल केंद्र पर हमला ये कहकर कर रहा है, ये उसका जवाबी वार है। ईरान का आरोप है कि उसके तेल केंद्रों पर बम बरसाए गए, इसी वजह से वो जवाब दे रहा है। लेकिन ये ईरान का बदला होने के साथ साथ उसकी रणनीति भी है, उसकी स्ट्रेटेजी भी है। ईरान को अच्छी तरह पता है कि अमेरिका को झुकाने का एक ही विकल्प है, हॉर्मुज से लेकर अरब सागर तक जहां भी तेल आए जाए वहीं हमला करो। ईरान जानता है कि तेल की सप्लाई ठप हुई तो दुनिया में बेचैनी बढ़ेगी। दुनिया भर के देश अमेरिका और इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ाएंगे। यहां तक कि महंगाई बढ़ने पर अमेरिका के लोगों के बीच भी युद्ध का विरोध बढ़ेगा। ईरान की इस स्ट्रेटजी का असर भी देखने को मिल रहा है। आज फिर कच्चे तेल की कीमत में बड़ा उछाल आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव एक बार फिर $100 के पार चला गया। एक ही दिन में लगभग 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह स्थिति उस समय है जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने तेल के दाम को स्थिर करने के लिए रिकॉर्ड तेल जारी करने का फैसला किया। एजेंसी अपने इमरजेंसी भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करेगी। इस निर्णय के बाद तेल की कीमत घटनी चाहिए थी, लेकिन ईरान के इन हमलों ने राहत की उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। दाम गिरने के बजाय बढ़ गए। ईरान बार बार कह रहा है कि तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक जाएगी। अपनी इस धमकी को सच साबित करने के लिए वो तेल के समुद्री रास्तों को ठप करने के साथ साथ तेल के केंद्रों को भी निशाना बना रहा है। डीएनए मित्रों, ईरान ने इससे पहले भी सऊदी अरब, कतर, कुवैत और UAE में तेल केंद्रों को निशाना बनाया था। पिछले हफ्ते ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी रास तनुरा को 2 बार ड्रोन से निशाना बनाया। इसकी वजह से रिफाइनरी बंद करनी पड़ी, साथ ही ज्यादातर तेल का निर्यात भी बंद करना पड़ा। कतर में गैस उत्पादन के सबसे बड़े प्लांट रास लफान पर ड्रोन हमला हुआ। इसके बाद LNG प्लांट को अनिश्चितकाल के लिए बंद करना पड़ा। इस प्लांट से पूरी दुनिया में गैस की डिमांड का 5वां हिस्सा सप्लाई किया जाता है।
ईरान का तीसरा सबसे बड़ा हमला यूएई में फुजैरा ऑयल फील्ड पर हुआ। यह मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा कॉमर्शियल स्टोरेज हब है, जहां कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और जहाजों के लिए ईंधन स्टोर किया जाता है। इसके बाद कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर भी हमला किया गया। सोचिए, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई के बाद अब बहरीन, ओमान और इराक को निशाना बनाया गया। इनमें से 5 देश तेल के बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं। सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। कुल उत्पादन में इसका हिस्सा 12% के आसपास है। इराक में लगभग 5% तेल का उत्पादन होता है, जबकि यूएई में लगभग 4%, कुवैत में 3%, जबकि कतर में 2% तेल का उत्पादन होता है। हालांकि गैस के उत्पादन में कतर दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक है। इस तरह ये पांचों देश मिलकर लगभग 26% तेल का उत्पादन करते हैं। इसमें अगर ओमान और बहरीन को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 28% के करीब पहुंच जाएगा। यानी दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा इन देशों से आता है और ईरान इन्हीं देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में लगा है। इसके कारण इन देशों से 14 करोड़ बैरल तेल का निर्यात रुक गया। यानी मित्रों, ईरान ने अपने पड़ोसी देशों का तेल निर्यात ठप करने की स्थिति बना दी है, लेकिन युद्ध के बावजूद वो अपना निर्यात बढ़ा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक युद्ध से पहले की तुलना में ईरान फिलहाल ज्यादा तेल का निर्यात कर रहा है और यह निर्यात हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए ही हो रहा है, जिसे उसने बाकी देशों के लिए बंद करके रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बाद ईरान ने 6 दिनों में औसतन 21 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का निर्यात किया है, जो सामान्य से ज्यादा है। इसका लगभग 90% हिस्सा चीन को निर्यात किया जाता है। यानी ईरान अपना खजाना तो भर रहा है, लेकिन अपने पड़ोसी देशों को कंगाल बनाने में जुटा हुआ है। डीएनए मित्रों, एक तरफ मिडिल ईस्ट के बड़े तेल निर्यातक देशों का कारोबार पूरी तरह ठप नजर आ रहा है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मिसाइलें तान कर खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप अपने देश अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इस क्षेत्र की एक अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं। आज आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा पर ट्रंप के बयान को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। क्या आप तेल कंपनियों के सीईओ से बात कर रहे हैं और उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं? मेरा मानना है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हमने सिर्फ एक ही रात में उनकी लगभग सभी माइन बिछाने वाली बोट नष्ट कर दी। हम अब तक 60 बोट तबाह कर चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि उनकी नौसेना इतनी बड़ी है। मैं कहूँगा कि वो बड़ी जरूर थी, लेकिन प्रभावी नहीं थी। लेकिन अब उनकी पूरी नौसेना समुद्र के अंदर जा चुकी है। मित्रों, सुना आपने? ट्रंप दुनिया की तेल कंपनियों को समझा रहे हैं, हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित है और दुनिया को अब बेझिझक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिनके पास ताकतवर सेना है जो इस इलाके में मौजूद है। लेकिन जिन देशों के तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खड़े हैं, उनको भी यहां की स्थिति के बारे में पता है और जो देश ट्रंप के दावों पर यकीन करने के बारे में सोच रहे थे, उनको ईरान ने फौरन अपनी ताकत का ट्रेलर भी दिखा दिया। जिस वक्त ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मिडिल ईस्ट के समुद्री तट को सुरक्षित बता रहे थे, उसी दौरान अमेरिकी कंपनी के एक ऑयल टैंकर में जोरदार हमला हो गया। और जब यह हमला हुआ, तब यह अमेरिकी टैंकर पर्शियन गल्फ में मौजूद था। यह वो जगह है जिसे ट्रंप सुरक्षित बता रहे थे और दुनिया की तेल कंपनियों से अपील कर रहे थे कि उनको इस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। यह तेल टैंकर समुद्र में अंडर वाटर ड्रोन यानी पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन के हमले का शिकार हुआ। हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ और टैंकर में आग लग गई। यह हमला जहाज के निचले हिस्से के पास हुआ, जिससे जहाज को नुकसान पहुंचा। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि बाकी नाविकों को बचा लिया गया। ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान किसी अमेरिकी तेल टैंकर पर यह पहला सीधा हमला है। इस हमले के बाद सवाल पूछा जा रहा है, जब ट्रंप अपने ही देश के टैंकर को ईरान के हमलों से नहीं बचा रहे, तो दुनिया को इस रूट का इस्तेमाल करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? मित्रों, ट्रंप का एक आश्वासन तो झूठा निकला, लेकिन ईरानी सेना के प्रवक्ता ने जो धमकी दी वो बिल्कुल सही साबित हुई। सिर्फ एक दिन पहले ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने चेतावनी दी थी, हम अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के फायदे के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी नहीं गुजरने देंगे। कोई भी जहाज या तेल का कार्गो जो इन देशों के लिए जा रहा है, उसे वैध निशाना माना जाएगा और ईरान उस पर हमला करेगा।
मित्रों, ये चेतावनी 24 घंटे पहले दी गई, जिसके बाद सीधे अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला किया गया। लेकिन अब ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता मुस्तफा खामनेई ने साफ साफ कह दिया है, होर्मुज स्ट्रेट बंद रहना चाहिए। यानी अब ईरान इस रास्ते में किसी भी टैंकर की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज आपको यह समझना चाहिए, ईरान ने होर्मुज को बंद रखने की क्या क्या तैयारियां की हैं। ईरान ने जहाजों का रास्ता रोकने के लिए समुद्र में हजारों समुद्री सुरंगें बिछा रखी हैं, जिनमें कभी भी धमाका किया जा सकता है, और इनको पूरी तरह हटाने में कई महीने का वक्त लगेगा। ईरान ने इस इलाके में खलजी फार्स और होर्मुज 2 जैसी एंटी शिप मिसाइल्स तैनात की हैं, जो जहाजों को दूर से ही निशाना बना सकती हैं। ईरान के पास तेज हमला करने वाली छोटी आत्मघाती बोट और ड्रोन्स हैं, जो एक साथ जहाजों पर हमला कर सकते हैं। ईरान ने इस इलाके में छोटी पनडुब्बियां तैनात की हैं, जो पानी के नीचे से माइंस बिछा सकती हैं या जहाजों पर हमला कर सकती हैं। ईरान के तट और द्वीपों पर शोर बेस्ड मिसाइल बैटरियां हैं। ये समुद्र किनारे जमीन पर लगी मिसाइल प्रणालियां हैं, जो समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना सकती हैं। यानी मित्रों, ईरान की इन तैयारियों के बारे में ट्रंप कितना जानते हैं, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन अमेरिका की सेना और दूसरे अधिकारी ईरान की तैयारियों से पूरी तरह वाकिफ हैं। अमेरिका की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध पोत भेजने को खतरनाक बताया है। समझ रहे हैं आप? पेंटागन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत को भेजने को खतरनाक बताया है। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह सुरक्षित खोलने के लिए ईरान के तटीय इलाकों पर जमीन से सैन्य कार्रवाई करनी पड़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए ईरान के समुद्री तट पर कब्जा करना होगा, ताकि वहां से होने वाले हमले रोके जा सके। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भी माना है, इस वक्त हॉर्मुज से जहाजों का गुजरना सुरक्षित नहीं है और मार्च के अंत तक तेल टैंकरों को युद्धपोतों की सुरक्षा में हॉर्मुज से गुजारने की कोशिश की जाएगी। मित्रों, हॉर्मुज से पहले रोज लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता था, जो दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग 20% था। फरवरी 2026 के बाद तनाव बढ़ने पर टैंकर ट्रैफिक लगभग 70% तक गिर गया और 150 से ज्यादा जहाज बाहर ही रुक गए। बीमा कंपनियों के कवर न देने की व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो गई और ट्रैफिक लगभग शून्य के करीब पहुंच गया। इस वक्त कुछ ईरानी और चीनी झंडे वाले जहाज ही सीमित मात्रा में तेल लेकर जा रहे हैं और अमेरिका के हॉर्मुज खोलने की योजना का अब ईरानी जनरल मजाक उड़ा रहे हैं। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नौसेना के कमांडर अलीरेजी तंगसीरी ने कहा है, अगर कोई तेल टैंकर इस स्ट्रेट से गुजरना चाहता है तो वो पहले किसी अमेरिकी युद्धपोत को साथ लेकर आए। तंगसीरी ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा, जो भी जहाज अमेरिकी युद्धपोत को साथ लेकर यहां से गुजरने की हिम्मत करेगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी ईरान देगा। सोचिए, ईरान के कमांडर कैसे अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं। ईरानी कमांडर जानते हैं, अभी अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईरान की मिसाइलों के डर से अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन को 1000 किलोमीटर पीछे ले गया। जी मित्रों, ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को तो निशाना बना ही रहा है, उसके टारगेट पर 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की कंपनियां भी हैं। आईआरजीसी के मिसाइल हमलों के बीच ईरान से जुड़े हैकिंग ग्रुप अमेरिका की कंपनियों पर साइबर अटैक कर रहे हैं। ऐसा ही एक साइबर अटैक अमेरिका की कंपनी स्ट्राइकर पर हुआ। स्ट्राइकर दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल डिवाइस कंपनियों में से एक है और पिछले साल इसका रेवेन्यू $25 अरब था। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के इसके दावे को ईरान के हैकिंग ग्रुप हंडाला ने खोखला साबित कर दिया। मिशिगन में हेडक्वार्टर वाली इस कंपनी का 50 टेराबाइट डेटा जब्त करने का दावा हंडाला ने किया है। साइबर हमले की वजह से कंपनी के लैपटॉप और कर्मचारियों के मोबाइल फोन ने काम करना बंद कर दिया। स्ट्राइकर 61 देशों में काम करती है और साइबर हमले की वजह से पूरी दुनिया में उसके कामकाज पर असर पड़ा। हंडाला के मुताबिक उसने यह अटैक ईरान के मिनाब शहर के स्कूल में 170 छात्राओं की हत्या के विरोध में किया। हमले के बाद उसने धमकी दी, यह साइबर युद्ध में एक नए अध्याय की शुरुआत है। हंडाला ने स्ट्राइकर के साथ साथ अमेरिका की पेमेंट कंपनी वेरीफोन पर भी साइबर हमले का दावा किया, लेकिन वेरीफोन ने अपनी सेवाओं में किसी भी तरीके की रुकावट से इनकार किया है। साइबर टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की तुलना में अमेरिका काफी आगे है। अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत साइबर पावर है। उसका साइबर टेक्नोलॉजी बजट ईरान की तुलना में 20 गुना ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ईरान के हैकिंग ग्रुप ने अमेरिका की कंपनियों में सेंध लगा दी। यह स्थिति तब है
जब ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट की स्थिति है। ईरान के लगभग 90% इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। डीएनए मित्रों, युद्ध की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिसाइल हमलों के अलावा बड़े साइबर अटैक भी किए थे। ईरान में सेंसरशिप टूल देने वाली एक कंपनी को टारगेट कर दिया गया था। साथ ही एक प्रेयर ऐप को हैक करके उसके जरिए सरकार विरोधी मैसेज भेजे गए थे। लेकिन जिस तरह ईरान ने बारूदी युद्ध में वापसी की है, ठीक उसी तरह अब वो साइबर युद्ध में भी वापसी कर रहा है। मित्रों, ईरान अमेरिका पर साइबर अटैक कर रहा है, लेकिन युद्ध की शुरुआत में बहुत ताकतवर हथियारों के साथ ईरान पर हमला करने वाला अमेरिका बीच युद्ध में अब हांफने लगा है। ईरान पर दुनिया की सबसे महंगी मिसाइलें और बम बरसाने वाले अमेरिका ने युद्ध में इतने ज्यादा हथियार और डॉलर्स खर्च कर दिए कि अमेरिकी हथियारों का स्टॉक अब कम पड़ गया है। इसलिए अब अमेरिका को रणनीति बदलनी पड़ी। अमेरिका युद्ध में कम कीमत वाले हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गया है, जबकि युद्ध की शुरुआत में मिसाइलों के पुराने स्टॉक को इस्तेमाल करने वाला ईरान अब अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल से हमला कर रहा है। ईरान एक मिसाइल से 2000 किलो के वॉरहेड दुश्मनों के ठिकानों पर लॉन्च कर रहा है। मित्रों, पहले आपको अमेरिका के किफायती युद्ध की मजबूरी को समझना चाहिए। शुरुआत में अमेरिका ने ईरान पर टॉमहॉक जैसी महंगी क्रूज मिसाइल्स बड़ी संख्या में इस्तेमाल की। युद्ध के पहले 72 घंटों में 400 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल्स दागी गईं, जिससे इनके स्टॉक पर दबाव बढ़ गया। इसलिए अब अमेरिकी वायुसेना जेडैम जैसे जीपीएस गाइडेड बम का अधिक इस्तेमाल कर रही है, जो मिसाइल से कहीं सस्ते होते हैं और अमेरिका के B-1B लांसर बम वर्षकों से ईरान के ठिकानों पर गिराए जा रहे हैं। मित्रों, एक जेडम बम लगभग $30,000 का होता है, जबकि टॉमहॉक क्रूज मिसाइल लगभग $2 मिलियन तक की होती है, यानी जेडम बम से 60 गुना महंगी। इसलिए खर्च कम करने के लिए अमेरिका ने महंगी मिसाइल्स के बजाय सस्ते बम गिराने की रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। मित्रों, अमेरिका डॉलर बचा रहा है। दूसरी तरफ IRGC ने अपनी खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। ये मिसाइलें बहुत भारी वॉरहेड लेकर हमला करती हैं। इस मिसाइल के जरिए लगभग 2 टन यानी 2000 किलोग्राम तक के विस्फोटकों से हमला किया जा सकता है। ईरान का दावा है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के दौरान इन्हीं मिसाइल से बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इराक और UAE में बने बेसों पर हमला किया जा रहा है। ईरान कह रहा है कि अब वो केवल 1 टन या उससे ज्यादा वजन वाले भारी वॉरहेड वाली मिसाइल ही इस्तेमाल करेगा ताकि ज्यादा नुकसान पहुंचे। यानी अमेरिकी बमों की क्वालिटी कम हो रही है और ईरान अपनी मिसाइल्स की ताकत को बढ़ा रहा है। इनकी मदद से अमेरिका इजराइल और सहयोगियों पर बड़े हमले कर रहा है। मित्रों, हथियारों के मामले में ईरान को फायदा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि अमेरिका और इजराइल अब तक ईरान की ज्यादातर मिसाइल सिटी का पता ही नहीं लगा पाए। ईरान ने पिछले 15 वर्षों में दर्जनों भूमिगत मिसाइल बेस बनाए हैं। कई बेस पहाड़ों के अंदर 500 मीटर तक गहराई में मौजूद हैं। इन सुरंगों में मोबाइल लॉन्चर, मिसाइल स्टोरेज और कंट्रोल सेंटर तैनात हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका को ईरान के सभी मिसाइल लॉन्च साइट्स की जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि ईरान के कई मिसाइल ठिकाने अभी भी छिपे हुए हैं, जिन्हें अमेरिका पूरी तरह खोज नहीं पाया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने कई मिसाइलें रिजर्व में रखी हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी रडार और सैन्य ठिकानों पर हमला किया जा सके। इसी वजह से ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले अभी भी जारी हैं और अब खुद अमेरिकी अधिकारी मान रहे हैं ईरान ने युद्ध के लिए अमेरिका से बेहतर तैयारी कर रखी है। आज आपको युद्ध के दौरान अमेरिका के बजट बिगड़ने की इनसाइड स्टोरी को भी समझना चाहिए। मित्रों, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान शुरुआत के 100 घंटे में अमेरिका ने लगभग $3.5 अरब खर्च कर दिए, जबकि शुरुआती दिनों में अमेरिका ने औसतन $891 मिलियन यानी लगभग 7,400 करोड़ रुपए रोज खर्च किए। अमेरिका ने युद्ध पहले कुछ दिनों में ही मिसाइल और बम पर लगभग $5.5 अरब खर्च कर दिए। मित्रों, एक टॉमहॉक मिसाइल की कीमत लगभग $2 मिलियन होती है और अमेरिका अब तक ऐसी सैकड़ों मिसाइल्स दाग चुका है। इसके अलावा एक अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को चलाने में रोजाना $5 मिलियन से ज्यादा खर्च होता है। अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस वक्त इस युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि तीसरा युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाला है। इस वक्त अमेरिका का युद्ध में रोजाना खर्च लगभग $800 मिलियन के आसपास चल रहा है, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह खर्च $1 से $2 अरब प्रतिदिन तक भी पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका को 65 अरब से $210 अरब तक खर्च करने पड़ सकते हैं। मित्रों, ट्रंप भी जानते हैं उनके पास ईरान युद्ध खत्म करने की फिलहाल कोई तरकीब नहीं है,
ईरान सरेंडर नहीं करेगा, उसकी तैयारी लंबे युद्ध की है। इसलिए अमेरिका में चुनाव के माहौल के बीच ये खर्च ट्रंप को अब डरा रहा है और वो संभल कर हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। मित्रों, ये वही अमेरिकी सेना है जिसने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले लगभग 75 करोड़ रुपए के हाई रिच प्रोटीन केकड़े खाए थे। अमेरिकी सैनिकों को ये महंगे केकड़े इसलिए खिलाए गए थे ताकि वो मजबूती से युद्ध लड़ सकें, लेकिन बजट बिगड़ने के बाद अब शायद अमेरिकी सैनिकों को इतना महंगा सी फूड खाने को ना मिल पाए। मित्रों, 13 दिन के युद्ध में ट्रंप के दावे पल पल बदलते रहते हैं। कभी वो जीत हासिल होने का दावा करते हैं तो कभी कहते हैं कि लड़ाई जारी रहेगी। उनके इन बयानों से अमेरिका के लोग असमंजस में हैं, लेकिन ट्रंप ने इसी तरीके का कंफ्यूजन अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों के बीच भी फैलाया हुआ है। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में डिफेंस कंपनियों के साथ बैठक के दौरान बड़े बड़े दावे किए। ट्रंप ने कहा कि लॉकहीड मार्टिन और रेथ्यॉन जैसी रक्षा कंपनियों ने मिसाइल का प्रोडक्शन 4 गुना करने पर सहमति जताई। ट्रंप का यह बयान युद्ध के दौरान अमेरिकी मिसाइल में कमी की चिंता के बीच आया था। इसकी वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के शुरुआती 36 घंटे में 3000 से ज्यादा मिसाइल और इंटरसेप्टर रॉकेट इस्तेमाल कर लिए। इन्हीं चिंताओं के बीच ट्रंप ने हथियार कंपनियों के साथ एक मीटिंग बुलाई, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकी कंपनियां मिसाइल का उत्पादन 4 गुना कैसे करेंगी। डीएनए मित्रों, सच्चाई यह है कि अमेरिका के पास हथियार बनाने का कच्चा माल है ही नहीं। आधुनिक युद्ध में जो मिसाइल, ड्रोन और रडार सिस्टम इस्तेमाल होता है उनमें गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और टंगस्टन जैसे धातुओं और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अमेरिका के पास पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं। डीएनए मित्रों, रडार और मिसाइल गाइडेंस के लिए गैलियम की जरूरत होती है और इसकी 99% रिफाइनिंग चीन में होती है। जर्मेनियम का इस्तेमाल इंफ्रारेड सेंसर्स और नाइट विजन में किया जाता है और यह 60% चीन से आता है। बुलेट में इस्तेमाल होने वाली एंटीमनी की 63% सप्लाई चीन से होती है और मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला रेयर अर्थ मैग्नेट 93% चीन से आता है। लेकिन दिक्कत यह है कि चीन इन धातुओं की सप्लाई करने के लिए अब तैयार नहीं है। चीन ने दिसंबर 2024 में अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी का निर्यात बंद कर दिया था। नवंबर 2025 में हुए समझौते के बाद पाबंदी हटाई गई, लेकिन सैन्य इस्तेमाल के लिए रोक अभी भी लागू है, यानी सेना के इस्तेमाल के लिए चीन इन धातुओं का निर्यात नहीं करेगा। ऐसे में लॉकहीड मार्टिन और रेथ्यॉन जैसी हथियार बनाने वाली कंपनियां चीन से यह धातु नहीं खरीद सकती, यानी ट्रंप हथियारों में इस्तेमाल होने वाले क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के बिना ही हथियार का प्रोडक्शन 4 गुना करने की बात कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, चीन चाहता है कि ईरान से युद्ध में अमेरिका कमजोर साबित हो। इस मकसद को पूरा करने के लिए वो किसी भी हालत में अमेरिका को हथियार बनाने में काम आने वाले धातुओं की सप्लाई नहीं करेगा, यानी नई मिसाइल बनाने का अमेरिका का इरादा पूरा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप हथियार के नाम पर अमेरिका को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मित्रों, युद्ध के 13वें दिन ईरान फ्रंट फुट पर लड़ रहा है और अमेरिका बैकफुट पर चला गया है। ट्रंप और उनकी खुफिया एजेंसी को डर सता रहा है कि ईरान अमेरिका पर हमला करेगा। आप सोच रहे होंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच 12,000 किलोमीटर का फासला है। इतनी दूरी तक ईरान कैसे हमला करेगा? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का एक अलर्ट बेहद गौर से देखना चाहिए। मित्रों, FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अलर्ट दिया है कि अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर ईरान हमला कर सकता है। इस अलर्ट में बताया गया है ये हमले अमेरिका के कैलिफोर्निया और उसके नजदीकी इलाकों में हो सकते हैं। FBI के मुताबिक इस संभावित हमले के टारगेट समंदर किनारे बसे इलाके हो सकते हैं। मित्रों, FBI ने अलर्ट तो जारी कर दिया, लेकिन यहां भी एक सवाल उठता है। ईरान की मिसाइलें 3000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती हैं। ईरान के शाहिद 136 जैसे अटैक ड्रोन्स 4000 किलोमीटर का फासला ही तय कर सकते हैं। तो फिर 12000 किलोमीटर दूर हमला करने के लिए ईरान कौन सा हथियार इस्तेमाल करेगा? मित्रों, अब हम आपको ईरान के एक खास हथियार की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक अमेरिका पर संभावित हमले के लिए ईरान मैक्सिको के ड्रग तस्करों का इस्तेमाल करेगा, यानी ड्रग तस्करों के जरिए अमेरिका की समुद्री सीमा तक किसी जहाज या पनडुब्बी को लाया जाएगा। फिर इसी जहाज या पनडुब्बी से ड्रोन को अमेरिका की तरफ दागा जाएगा। चूंकि मैक्सिको के ड्रग तस्करों को अमेरिकी समुद्री सीमाओं और फरार होने के रूट्स पता हैं, इसी वजह से ईरान इन तस्करों के जरिए अमेरिकी धरती पर ड्रोन अटैक कर सकता है।
मित्रों, मैक्सिको के ड्रग तस्करों के ईरान से कितने गहरे संबंध हैं, इसका खुलासा भी हम आपके सामने करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए ये तस्कर अमेरिका के लिए कितने खतरनाक साबित हो चुके हैं। मित्रों, आपको याद होगा कि पिछले ही साल सितंबर के महीने में अमेरिकी सुरक्षा बलों पर हमले के लिए मैक्सिको के तस्करों ने विस्फोटकों से भरे ड्रोन दागे थे। हालांकि इन ड्रोन हमलों में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका के एक एयरपोर्ट से आवाजाही बंद करनी पड़ गई थी। अमेरिका के अंदर तस्करों की इसी पैठ का ईरान इस्तेमाल करना चाहता है। मित्रों, अब हम आपको ईरान और मैक्सिको के ड्रग तस्करों के डर्टी कनेक्शन की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, ईरान और इन खतरनाक तस्करों के बीच की कड़ी है ईरान समर्थित आतंकी गुट हिजबुल्ला। 21वीं सदी की शुरुआत में हिजबुल्ला भी ड्रग तस्करी के धंधे में उतर गया था। हिजबुल्ला से ड्रग्स मैक्सिको के तस्करों को मिलती थी, जिन्हें वो आगे अमेरिका तक सप्लाई करते थे। साल 2011 में ईरान की स्पेशल फोर्स IRGC ने इन तस्करों से संबंध आगे बढ़ाई। IRGC ने ड्रग तस्करों को अमेरिका में सऊदी अरब के राजदूत को मारने की सुपारी दी। 14 करोड़ रुपए की यह सुपारी पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन ईरान और मैक्सिको के ड्रग तस्करों के बीच कनेक्शन एक्सपोज हो गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक आज भी हिजबुल्ला के मैक्सिको में 3 बड़े ड्रग गैंग से संबंध है। मित्रों, यह पहली बार नहीं है जब ईरान के सिस्टम ने अपराधियों के जरिए अपने दुश्मनों को निशाना बनाने का प्लान बनाया। अपराधी हमेशा से ईरान की रणनीतियों का हिस्सा रहे हैं। अमेरिका से पहले ईरान ने इजराइल को निशाना बनाने के लिए भी अपराधियों का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको इतिहास के इसी काले अध्याय की जानकारी देने जा रहे हैं। DNA मित्रों, वर्ष 2024 में ईरान की खुफिया एजेंसी ने स्वीडन में फॉक्सट्रॉट और रुम्बा नाम के 2 गैंग्स से संपर्क साधा था। इन गैंग्स को बड़ी रकम दी गई थी, जिसके बदले में अपराधियों ने इजरायली दूतावास पर हमला किया था। 2024 में ही ईरान ने रूस के अपराधियों को अमेरिका में अयतुल्ला खामनेई के आलोचक मसीह अलीनजाद को मारने की सुपारी दी थी। हालांकि यह हमला कामयाब नहीं हुआ और सुपारी लेने वाले दोनों अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। मित्रों, ईरान और मैक्सिको के ड्रग तस्करों से जुड़े इस खतरे का आभास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी है। ट्रंप बार बार ड्रग तस्करों के खिलाफ सेना उतारने की बात करते हैं। उसकी एक वजह ईरान से जुड़ा खतरा भी है। ईरान से युद्ध के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर ड्रग तस्करों से 2-2 हाथ करने की बात कही है। ड्रग तस्करों के खिलाफ ट्रंप का यह ऐलान जंग आपको भी गौर से सुनना चाहिए। हम साथी देशों के साथ एक गठबंधन बना रहे हैं। इस गठबंधन का नाम है अमेरिका का एंटी कार्टेल गठबंधन। इस सैन्य गठबंधन का मकसद ड्रग तस्करों की बढ़ती दखल को रोकना है। मित्रों, मैक्सिको से लेकर कोलंबिया और वेनेजुएला में मौजूद ड्रग तस्कर कुछ हिस्सों में समानांतर सरकार चलाते हैं। इन ड्रग तस्करों के पास अटैक ड्रोन से लेकर पनडुब्बियां तक मौजूद हैं। इसी वजह से ट्रंप बार बार तस्करों के खिलाफ सेना उतारने का ऐलान कर रहे हैं, ताकि अमेरिका के पड़ोस में ईरान या फिर किसी और दुश्मन को इन अस्थिर किरदारों के जरिए अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का मौका ना मिल पाए। ट्रंप पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन ईरान ने भी तय कर लिया है कि अयतुल्ला खामनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। आज जब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने पहली बार देश को संबोधित किया, तो उनकी जुबान से इस बदले का भी जिक्र निकला। अब हम आपको मुस्तफा खामनेई के भाषण का यही हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, अपने भाषण में मुस्तफा ने कहा, हमारा प्रतिशोध अब दिलों में नहीं है, हमारा बदला हकीकत की शक्ल ले चुका है। हमारे प्रिय अयतुल्ला का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मिनाब में हमारी सैकड़ों बच्चियों की हत्या की गई, हम ये जुल्म भी नहीं भूलेंगे। हमारे दुश्मनों ने जो सलूक हमारे साथ किया है, हम भी दुश्मनों के साथ वैसा ही सलूक करेंगे। मित्रों, मैक्सिको के ड्रग तस्करों से भले ही ट्रंप निपट लें, लेकिन मुस्तफा खामनेई और उनके ईरान से निपटना फिलहाल ट्रंप के लिए बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। DNA मित्रों, अमेरिका के अंदर ईरान के ड्रोन हमले का डर है, लेकिन अब हम उस जहाज की पूरी यात्रा का विश्लेषण करेंगे जो जंग के बीच हॉर्मुज से होते हुए मुंबई आया है। मित्रों, यह जहाज भारत के लिए तेल लेकर आया है। मित्रों, यह आप जानते हैं कि युद्ध की वजह से ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही तकरीबन बंद हो गई है, लेकिन एक ऐसा जहाज है जो बारूदी धमाकों के बीच से निकलता हुआ भारत के किनारे तक पहुंच गया। अब हम आपको इसी योद्धा यानी जहाज की हैरान करने वाली कहानी बताने जा रहे हैं। मित्रों, इस जहाज का नाम है शेन लॉन्ग। ये लाइबेरिया का जहाज है और यह जहाज 1 मार्च को यानी युद्ध शुरू होने के 1 दिन बाद सऊदी अरब पहुंचा। सऊदी अरब में कच्चा तेल लोड करने के बाद यह जहाज आगे बढ़ा और 4 मार्च को यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचने के बाद 7 से 8 मार्च के बीच अचानक इस जहाज का AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद हो गया।
इसका मतलब है कि जहाज की लोकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा था और फिर 9 मार्च को यह अरब सागर में भारत की समुद्री सीमा के पास नजर आया। मित्रों, दरअसल इस जहाज के नाविकों ने जानबूझकर अपना AIS सिस्टम बंद कर दिया था। ऐसा क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि एक व्यापारिक जहाज के अंदर लगा AIS सिस्टम आखिर क्या होता है। मित्रों, AIS सिस्टम एक जहाज का पहचान पत्र हो जैसा होता है। यानी जब जहाज समंदर में चल रहा होता है तो नजदीकी बंदरगाहों को यह सिस्टम जहाज का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और जहाज के मालिक की जानकारी देता रहता है। इस जानकारी के आधार पर बंदरगाह पर मौजूद अथॉरिटी ये तय करती हैं कि जहाज को आगे जाने दिया जाए या नहीं जाने दिया जाए। मित्रों, शेनलोंग के नाविकों को पता था कि अगर ईरान के बंदरगाह को यह जानकारी मिल गई कि जहाज सऊदी अरब से तेल लेकर निकला है तो ईरान की नेवी या तो जहाज को रोक देगी या फिर उसे तबाह कर देगी। इसी वजह से जहाज का AIS बंद किया गया ताकि उसकी पहचान ना हो। हालांकि इस कदम के साथ यह खतरा भी था कि जहाज की लोकेशन का पता नहीं चल रहा था। यानी अगर बदकिस्मत जहाज की तरह शेनलोंग पर भी हमला हो जाता तो दुनिया को कभी पता नहीं चलता कि इस जहाज और उसके नाविकों के साथ क्या हुआ। इतना बड़ा रिस्क होने के बावजूद यह जहाज सिग्नल बंद करके बढ़ता रहा और आखिरकार मुंबई पहुंच गया। मित्रों, आमतौर पर जहाज का सिग्नल बंद करने जैसा कदम तस्कर या फिर हथियार सप्लाई करने वाले जहाज उठाते हैं, लेकिन शेनलोंग ने युद्ध से बचने के लिए यह कदम उठाया है। मित्रों, इस हैरत अंगेज कारनामे को अंजाम देने वाले जहाज इस वक्त कहां हैं, यह जानने के लिए आपको जी न्यूज संवाददाता अंकुर त्यागी की यह रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। इस वक्त जो मेरे ठीक पीछे अरब सागर में आपको मैं दिखा रहा हूं दृश्य, ये शेनलोंग का है। शेनलोंग लाइबेरिया में ये रजिस्टर्ड कंपनी है और ये पहला तेल का टैंकर है जो उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस हुआ बेहद समझदारी के साथ यहाँ पर पहुंचा है। तकरीबन 1,35,335 मीट्रिक टन ऑयल इसके अंदर अब जो लोड किया गया था और वहां से ये 1 तारीख को लोड होने के बाद ये निकलता है। जो जहाज है ये पहला तेल का टैंकर है जो भारत पहुंचा है। अपने आप में ये उस वक्त जो 29 मेंबर्स थे क्योंकि उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि किसी भी जहाज को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करने की परमिशन नहीं दी थी सिवाय चाइना को छोड़कर। वहां पर इसका निकलना अपने आप में ही बहादुरी का संकेत था, क्योंकि जितना भी इसका ट्रैकिंग सिस्टम था उसको पूरा बंद कर दिया गया और सीधे 9 मार्च को इसको ट्रैक किया गया समुद्र के अंदर। मित्रों, शेनलोंग नाम के इस जहाज ने बारूदी धमाकों का सामना किया और ईरान की निगरानी से खुद को बचाते हुए 2500 किलोमीटर का सफर भी तय किया। इसे आप चमत्कार नहीं तो फिर और क्या कहेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी देने जा रहे हैं। ये जानकारी आपको बताएगी कि समंदर में चलने वाले ये व्यापारिक जहाज कैसे होते हैं और ये किस तरह दुनिया की जरूरतों को पूरा करते हैं। आमतौर पर शेनलोंग जैसे जहाज 200 से 250 मीटर लंबे होते हैं और एक सफर में ये जहाज 7 करोड़ किलोग्राम के वजन जितना सामान लेकर चलते हैं। 7 करोड़ किलोग्राम यानी जितना वजन 3000 हाथियों का होता है उतना वजन का सामान एक व्यापारिक जहाज में लोड किया जाता है। इन जहाजों पर 20 से 30 नाविक मौजूद रहते हैं, लेकिन इनके पास कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता है। अगर समंदर में कोई हमला कर दे तो ये जहाज हमलावर से निपटने के लिए सिर्फ पानी की तेज बौछार छोड़ सकते हैं। मित्रों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि औसत जीवन काल में एक जहाज जितना फासला तय करता है वो धरती से चांद की दूरी से भी ज्यादा होती है। आपको यह भी जानना चाहिए कि खाने पीने की चीजों को छोड़कर आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान इस्तेमाल करते हैं उसमें से 90% समुद्र के रास्ते ऐसे ही जहाजों के जरिए आप तक पहुंचता है। मित्रों, 1988 के ईरान इराक युद्ध के बाद यह दूसरा मौका है जब कोई व्यापारिक जहाज जंगी माहौल के बीच से निकलकर सुरक्षित पहुंच गया हो। इसी वजह से शेनलोंग के सफर को एक चमत्कार करार दिया जा रहा है। मित्रों, ईरान और यूएस इजराइल वॉर की वजह से दुनिया भर में पेट्रोलियम संकट है। भारत में यह सिर्फ संकट है, अभी कोई किल्लत नहीं है। हम आपको बार बार बता रहे हैं आगे परेशानी हो सकता है हो, लेकिन फिलहाल देश में ईंधन की किल्लत या दिक्कत नहीं है। मित्रों, आज केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में गैस सिलेंडर पर देश के सामने पूरी तस्वीर साफ साफ रखी। मित्रों, आज हम पेट्रोलियम मंत्री के संसद में दिए बयान को आपके लिए डिकोड करेंगे।
हमारे पास इस विश्लेषण को देखने के बाद एलपीजी पर पूरी पिक्चर क्लियर आपको हो जाएगी। साथ ही अफवाह और पैनिक फैलाने वाले पूरी तरह फेल हो जाएंगे। मित्रों, अफवाह गैंग के भ्रम और बनावटी विपदा का नतीजा है कि पेट्रोल पंप पर लाइन लग रही है। एक एक आदमी 40-40 गैस सिलेंडर घर में छिपाए बैठा है। सोचिए किस तरह संकट खड़ा किया जा रहा है। सरकार साफ साफ कह रही है कि आपकी हमारी तरह जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उनके लिए एलपीजी सप्लाई में कोई कटौती नहीं होगी। अभी गैस की कोई कमी नहीं है। हां, कॉमर्शियल उपभोक्ताओं यानी रेस्टोरेंट, होटल, कैंटीन्स की सप्लाई में जरूर कटौती की गई है। फिर भी भ्रमित लोग अफवाह के शिकार हो रहे हैं और दूसरों के लिए संकट खड़ा कर रहे हैं। मित्रों, आपके मन में एक और सवाल होगा, जब संकट नहीं है तो फोन पर गैस बुकिंग क्यों नहीं हो पा रही है? गैस सिलेंडर बुक कराने की समय सीमा क्यों बढ़ा दी गई है? IVR यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स पर फोन क्यों नहीं लग रहा है? आज हम आपसे जुड़ी इन परेशानियों के बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए आज संसद में पेट्रोलियम मंत्री ने क्या कहा। India's crude supply position is secure. भारत की क्रूड सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। जो सप्लाई हमें मिल रही है वो होर्मुज के रास्ते मिलने वाली सप्लाई से ज्यादा है। बड़े LNG कार्गो जहाज रोज दूसरे सप्लाई रास्तों से आ रहे हैं। भारत के पास गैस प्रोडक्शन और सप्लाई के इतने इंतजाम हैं कि लंबे समय तक लड़ाई चलने पर भी गैस की कोई किल्लत नहीं होगी। और पिछले 5 दिनों में घरेलू रिफाइनरियों में LPG उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी की गई है। देश की संसद में पेट्रोलियम मंत्री ने जो कहा, झूठ तो नहीं कहा होगा। उन्होंने हर अफवाह का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया, खंडन किया। पेट्रोलियम मंत्री ने जो कहा उसे थोड़ा अब विस्तार से आपके लिए डिकोड करते हैं। अफवाह फैलाई जा रही है कि भारत के पास तेल और गैस का स्टॉक बहुत कम है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा स्टॉक पर्याप्त है, इसे रिफिल भी किया जा रहा है, यानी नया स्टॉक भी आ रहा है। अफवाह फैलाई जा रही है कि हॉर्मुज का रास्ता बंद है, इसलिए भारत को तेल और गैस की सप्लाई ठप हो गई है। सरकार ने आज ये साफ कर दिया कि दूसरे रास्तों से सप्लाई आ रही है और ये सप्लाई हॉर्मुज के रास्ते आने वाली सप्लाई से ज्यादा है। यानी हमारे पास फिलहाल जो तेल और गैस आ रही है वो पहले से ज्यादा है। अफवाह फैलाई जा रही है कि घरेलू उपभोक्ता के लिए गैस सिलेंडर सप्लाई की राशनिंग हो सकती है, यानी घरेलू सिलेंडर के लिए भी कोटा तय किया जा सकता है। सरकार ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। घरेलू उपभोक्ता, अस्पताल और दूसरी जरूरी संस्थाओं को LPG की सप्लाई बिल्कुल बिना किसी बाधा के जारी रहेगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार ने तेल गैस के संकट के समाधान के लिए सप्लाई चेन को बदल दिया है। अब इसे ध्यान से समझिएगा। मित्रों, भारत अपनी जरूरत की 60% LPG आयात करता है। इस आयात का 90% हॉर्मुज के रास्ते से आता था। ईरान वॉर के कारण हॉर्मुज का रास्ता बंद है, इसीलिए अफवाह गैंग कह रहा है देश में गैस और तेल की किल्लत होगी। मित्रों, अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हॉर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो भारत ने सप्लाई के लिए 4 वैकल्पिक रूट तलाश लिए हैं। नई सप्लाई इन्हीं रास्तों से आ रही है। भारत का पहला वैकल्पिक रास्ता है अटलांटिक रूट। इस रास्ते से अमेरिका, नॉर्वे और कनाडा से LPG की सप्लाई आ रही है। यह समुद्री रास्ता हॉर्मुज से करीब 22,300 किलोमीटर दूर है, यानी युद्ध अगर और बारूदी हो जाए तब भी इस रास्ते से सप्लाई आती रहेगी। दूसरा वैकल्पिक रास्ता है भूमध्य सागर का। इस रास्ते से अल्जीरिया से LPG की सप्लाई आ रही है। यह रास्ता वॉर जोन यानी हॉर्मुज से करीब 11,200 किलोमीटर दूर है, यानी यहां भी जंग का कोई असर नहीं है। अल्जीरिया से LPG तीसरे रास्ते से भी आ रही है। यह उत्तरी अफ्रीका का समुद्री रूट है। मित्रों, यह रास्ता भी हॉर्मुज से करीब 13,000 किलोमीटर दूर है। जाहिर है यह रूट भी युद्ध वाले तनाव से पूरी तरह सुरक्षित है। रूस से आने वाली सप्लाई उत्तरी आर्कटिक रूट से भी आ रही है। यह रूट हॉर्मुज से 11,200 किलोमीटर दूर है, यानी यह सप्लाई रूट भी पूरी तरह सुरक्षित है। ये रास्ते हॉर्मुज के मुकाबले थोड़े लंबे हैं, इसलिए भारत तक स्टॉक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, खर्च भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन इन रास्तों से सप्लाई रुकेगी नहीं। मित्रों, सरकार ने सप्लाई का वैकल्पिक रूट तलाशने के साथ ही घरेलू मोर्चे पर भी LPG उत्पादन बढ़ा दिया है। घरेलू रिफाइनरीज में अब 28% ज्यादा LPG उत्पादन हो रहा है। समझिए, पहले घरेलू रिफाइनरीज में रोज 35,068 टन LPG उत्पादन होता था, अब यह बढ़कर 44,887 टन प्रतिदिन हो गया है, यानी रोज 9,819 टन ज्यादा LPG
करीब करीब 10,000 टन एलपीजी का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। मित्रों, इतनी एलपीजी से 4 करोड़ 24 लाख उपभोक्ताओं को रोज घरेलू सिलेंडर की सप्लाई होगी। भारत में कुल 33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं। इस लिहाज से जितना उत्पादन बढ़ा है, सिर्फ उससे ही देश के करीब 13% परिवार की एलपीजी जरूरत पूरी हो जाएगी। घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता भी कम होगी। इन उपायों के साथ सरकार ने कुछ नियम भी बदले हैं ताकि जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाई जा सके। सिलेंडर की बुकिंग शहरी क्षेत्रों में 25 दिन में होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग 45 दिन में होगी। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग 21 दिन में होती थी। नए नियम से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि सिलेंडर बुक करने की समय सीमा 45 दिन कर दी गई है। इसलिए उन्हें गैस की खपत सोच समझकर करनी होगी। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि शहरी क्षेत्र में करीब 15 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में करीब 18 करोड़ उपभोक्ता हैं। बुकिंग कराने के बाद आपको 60 घंटे में सिलेंडर मिलेगा। यह पहले से महज 12 घंटे ज्यादा है। पहले से 12 घंटे ज्यादा का मतलब इसलिए लिया गया ताकि सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। सिलेंडर आपको ही मिले, इसके लिए रिसीविंग के वक्त ओटीपी बताना होगा। यह इसलिए किया गया है ताकि धांधली रोकी जाए। डीएनए मित्रों, अब सोचिए, सरकार ने सप्लाई के नए सोर्स तलाश लिए हैं, घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया है। सरकार कह रही है आज बुकिंग कराएं और 60 घंटे में सिलेंडर अपने घर ले जाएं, अपने घर पर पाएं, लेकिन फिर भी लाइन लग रही है। यह अफवाह वाली टोली का दुष्प्रभाव है। अफवाह वाली टोली का असर कितना घातक और व्यापक है, अब इसे समझने की जरूरत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के हापुड़ की तस्वीर आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं। एक घर में 40 गैस सिलेंडर मिले। यह गैस एजेंसी का गोदाम नहीं है, यह रेहान का घर। इसके यहां कोई बहुत बड़ा आयोजन भी नहीं था, फिर भी इसने 40 सिलेंडर जमा कर लिए। 24 घंटे पहले हमने आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक रिटायर्ड शिक्षक का घर दिखाया था। वहां 25 सिलेंडर जमा किए गए थे। हापुड़ के रेहान के घर 40 सिलेंडर मिले। मित्रों, समझिए, कुछ अफवाह तंत्र का असर और कुछ आपदा को अवसर में बदलने वाला लालच। इन दोनों के मेल का नतीजा यह है, जिन्हें जरूरत है वो गैस एजेंसी के बाहर लाइन में लगे हैं और रेहान जैसे लोग अपने घर में 40 सिलेंडर स्टोर कर रहे हैं। सोचिए और समझिए कि सचमुच एलपीजी की किल्लत है या इसकी बनावटी किल्लत खड़ी की जा रही है। मित्रों, एक पूरा नेटवर्क अफवाह फैलाकर आपदा का भय दिखा रहा है और आपदा को लाभ के अवसर में बदलने की साजिश रच रहा है। कई जगहों पर इस अफवाह वाली टोली के लालची सदस्यों ने सिस्टम को हैक करने की साजिश की है। मित्रों, ऑयल कंपनियों की तरफ से गैस एजेंसियों को पूरी सप्लाई मिल रही है, लेकिन कई शहरों में कालाबाजारी करने वालों ने सिस्टम को हैक करने की साजिश की। राजस्थान के अलवर और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में गैस एजेंसियों पर ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगा। बिलासपुर में जब छापेमारी हुई तो 75 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए। इन्हें ब्लैक में बेचने के लिए छिपाया गया था। सोचिए, लालच वाली बीमारी का संक्रमण कहां तक है। जो सिस्टम में शामिल है, जिनकी जिम्मेदारी है आम लोगों तक सिलेंडर समय पर पहुंचे, वही गड़बड़ी करने में लग गए। समझ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दूसरों की आपदा में अपने लिए लाभ का अवसर तलाश लेते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में कहीं भी ईंधन की कालाबाजारी ना हो, इसकी मॉनिटरिंग हो और बड़े एक्शन लिए जाएं। सिस्टम में रहकर फायदे के लिए सिस्टम को हैक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। गड़बड़ी करने वाले ऐसे लोगों पर सरकार सख्त है। उत्तर प्रदेश में अधिकारी गैस एजेंसी पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। नोएडा और लखनऊ में हमारे रिपोर्टर्स ने पूरी कार्रवाई अपने कैमरे में रिकॉर्ड की। हमारी ये रिपोर्ट आपको जरा ध्यान से देखनी चाहिए। मौजूदा जो स्थिति है उस हिसाब से स्टॉकिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अभी आप लोगों से समस्या कुछ पूछ भी रहे थे, यहाँ जो लोग खड़े हैं उनसे भी समस्या आप जान रहे थे, तो ओटीपी वगैरह का लाइव रेट है समस्या, आप बताइए सर। ओटीपी नहीं आ रही सर। ओटीपी नहीं आ रही है, ठीक है। सप्लाई का कोई इशू नहीं है ना? सप्लाई का कोई इशू नहीं है। एडीएम की जो टीम है वो निकल चुकी है और ग्राउंड जीरो पर जो टीम है वो यहाँ पर निकल चुकी है। यहाँ पर जांच की जा रही है कि किस तरीके से, क्या वाकई में स्टॉक की शॉर्टेज तो नहीं है, स्टॉक है या नहीं। और दूसरी बात, जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं उनको लेकर सख्त जो आदेश है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो पूरी जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है क्योंकि लोगों को जो गैस है वो सही समय पे मिले और लोग जो है परेशान ना हो।